गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर चर्चा की थी। मार्क्स ने इतिहास को 6 भागों में बांटा है, जिनमें 4 में समाज गुजर चुका है और 2 अवस्थाएं आना भी शेष। पहली अवस्था थी आदिम सामंतवादी अवस्था, दूसरी दास अवस्था, तीसरी सामंती अवस्था और चौथी पूंजीवादी अवस्था। इन 4 अवस्थाओं का अपन पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन इतिहास की 5वीं अवस्था के साथ चर्चा करें। 5वीं अवस्था है मार्क्स के अनुसार श्रमिक वर्ग के अधिनायक तंत्र की व्यवस्था। मार्क्स का विचार है कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रतिक्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विकास की 5वीं अवस्था, जो कौन सी है, श्रमिक वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था आएगी। इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा और श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। पूर्व अवस्थाओं और इस अवस्था में अंतर केवल यह है कि दास अवस्था, सामंती अवस्था और पूंजीवादी अवस्था में तो अल्पमत वर्ग बहुमत वाले श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, लेकिन इस अवस्था में बहुमत श्रमिक वर्ग के द्वारा पूंजीपति वर्ग के अवशेष तत्वों को वृद्ध राज्य का शक्ति प्रयोग करके उसे पूर्णतः समाप्त कर। यानी जो श्रमिक क्रांति होगी उसमें जो पूंजीवाद के कुछ अवशेष मिट जाएंगे, उनको समाप्त करने के लिए ही मार्क्स श्रमिक वर्ग के अधिनायक तंत्र का समर्थन करता है। 6ठी और अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था। पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के पश्चात मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था अर्थात साम्यवादी अवस्था या राज्यविहीन और वहीविहीन समाज की अवस्था आएगी, जिसमें न राज्य होगा न वर्ग होगा। मार्क्स द्वारा इस साम्यवादी अवस्था का विस्तार के साथ चित्रण न कर उसके केवल 2 लक्षण बताए। फर्स्ट है, यह समाज राज्यविहीन और वर्गविहीन होगा। इसके अंतर्गत शोषक और शोषित इस प्रकार के 2 वर्ग नहीं, वरन केवल एक वर्ग श्रमिकों का वर्ग होगा। राज्य एक वर्गीय संस्था है, अतः वर्गविहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। ध्यान रखें, राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। द्वितीय, इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत क्या होगा? प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। ठीक है, ये मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या थी। अब इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या के निम्नलिखित निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। फर्स्ट है, सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों अथवा कार्यों का परिणाम नहीं होते और न वे संयोगवश होते हैं, वे सामाजिक विकास के निश्चित नियम हैं। फर्स्ट। सेकंड क्या है, प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त हो। ओके। थर्ड, समस्त सामाजिक व्यवस्था उत्पादन स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। उत्पादन स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर विद्यमान राज्य शोषक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता और इसलिए राज्य की प्रकृति में ही परिवर्तन हो जाता है। चौथा निष्कर्ष है, वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी है मार्क्स के अनुसार, और दास युग से लेकर श्रमिक वर्ग के अधिनायक तंत्र तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया है। लेकिन साम्यवादी युग में
वर्ग विहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अंतिम निष्कर्ष है, मार्क्स अपनी इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अवश्यम भावना व्यक्त करता है, अर्थात अवश्य आएगा। इस मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या की कुछ विचारकों ने आलोचना भी की है, जैसे आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल दिया है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्व की आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। ये सत्य है, वर्तमान समय में आर्थिक तत्व अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था केवल आर्थिक तत्व पर ही आधारित नहीं होती। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त इस संबंध में अन्य तत्वों के द्वारा भी कार्य किया जाता है और सामाजिक जीवन को निर्धारित करने वाले इन दूसरे तत्वों में जैसे भौगोलिक तत्व, सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों, अनुभूतियों का नाम लिया जा सकता है। सेकंड आलोचना, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व नहीं माना जा सकता और यह कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक ऐतिहासिक संघर्ष उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था का परिणाम होता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का कारण आर्थिक साम्राज्य व्यवस्था किंतु इसमें राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। महाभारत का युद्ध आर्थिक तत्वों का परिणाम नहीं वरन क्या कारण था? द्रौपदी के व्यंग्यात्मक शब्द थे। क्या व्यंग्यात्मक शब्द थे? अंधों का पुत्र एक सफेद चिकने संगमरमर के फर्श और पानी के गड्ढे में कोई अंतर नहीं कर सकता। इस व्यंग में कटु शब्दों से दुर्योधन चिढ़ा और उसने बदला लेने की ठानी। यही कारण महाभारत का युद्ध हुआ। थर्ड आलोचना की जा सकती है, इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की अपेक्षा की गई है जो उचित नहीं है। अगली आलोचना, मानवीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं है। मार्क्स के द्वारा अपनी आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत इतिहास का काल विभाजन कर दिया है। उसके अनुसार ये काल विभाजन दास युग, सामंत युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र और फिर साम्यवादी युग इस क्रम में की है। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र पूंजीवाद के पूर्ण विकास के बाद आना चाहिए, किंतु वस्तु ऐसा नहीं हुआ। 1917 के पूर्व जार का रूस एक पूंजीवादी राज्य नहीं था वरन पूर्णतः कृषि प्रधान राज्य था। इसी प्रकार चीन में भी सर्वहारा क्रांति के पूर्व औद्योगिक दृष्टि से कोई विकसित देश नहीं था, फिर भी वह क्रांति होगी, साम्यवाद स्थापित हो गया। राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। मार्क्स का यह कथन भी सत्य नहीं है कि राजनीतिक सत्ता का उपयोग वही वर्ग करता है जिसके पास आर्थिक सत्ता होती है। इतिहास से स्पष्ट है कि शक्ति प्रदान करने का एकमात्र साधन आर्थिक नहीं होता। जहाँ प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मण और मध्यकालीन यूरोप में पोप ने धार्मिक कारणों से शक्ति प्राप्त की थी, वहाँ वर्तमान युग में अधिनायकवाद की स्थापना मुख्यतः सैन्य शक्ति के आधार पर होती है, न कि आर्थिक शक्ति के आधार पर। इतिहास की धारा का राज्यहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। मार्क्स का विचार है कि इतिहास का विकास क्रम राज्यहीन समाज पर आकर रुक जाए, परंतु प्रश्न है कि समाज की अंतिम अवस्था यानी साम्यवादी युग में क्या पदार्थ का अंतर्निहित गुण कौन सा गतिशीलता समाप्त हो जाएगा? यदि गतिशीलता का पदार्थ का स्वाभाविक गुण है तो उसमें उस समय भी परिवर्तन होगा। उत्पादन के साधन बदलेंगे, सामाजिक परिस्थितियां बदलेंगी, वर्गहीन समाज का प्रतिवाद उत्पन्न होगा और फिर साम्यवाद समाप्त हो जाएगा।
सत्य यह है कि मार्क्स ने विश्व इतिहास का सीमित अध्ययन किया तथा सिद्धांत निर्धारण में अनावश्यक जल्दबाजी की, अतः उसका सिद्धांत अनेक दोषों से पूर्ण हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन आलोचनाओं के अध्ययन से हम कहें कि मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या का कोई महत्व नहीं है। इतिहास की आर्थिक अवस्था की जहाँ एक और विविध आधारों पर आलोचना की गई, वहाँ उसमें सत्य का भी एक महत्वपूर्ण अंश है। मार्क्स ने अपनी इस धारणा के आधार पर इतिहास के आधार को व्यापक करने का कार्य किया। यद्यपि आज आर्थिक तत्व को इतिहास का एकमात्र निर्धारित तत्व नहीं माना जा सकता, लेकिन इसके साथ ही आज सभी पक्षों द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करके इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इतिहास की आर्थिक व्याख्या समाजशास्त्रों को मार्क्स की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। थैंक यू।